तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह की कॉपी में बीच में सेल बना लेना, फिर यहां हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखवा दिया था। अब उसके आगे बढ़ते हैं। इसके ये डबल लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, ये हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दी। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों ओर प्लांट में एक और मेम्ब्रेन होती है, हाँ, ये हमारा दूसरा टॉपिक है, सेल वॉल, ओनली इन प्लांट्स। वैसे बैक्टीरिया में भी मिलती है, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब क्या होते हैं, ये सब आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सेल वॉल एनिमल में नहीं होती, पहली चीज लिखिए, एब्सेंट इन एनिमल्स। एनिमल में नहीं मिलेगी, हाँ, ह्यूमन भी नहीं, ह्यूमन भी प्लांट नहीं है, ह्यूमन में भी नहीं मिलेगी। ये सिर्फ प्लांट की बात बता रहा हूं, ठीक है। बनी होती है मेडअप ऑफ सेलुलोज। वैसे रियलिटी में इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है पैक्टिन और एक होता है सेलुलोज। तो पेक्टोसेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल होती है। क्या काम करती है ये आपको याद होगा जब हमने एंडोऑस्मोसिस पढ़ा था, हमने ये कहा था कि जब भी एक सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दोगे तो एंडोऑस्मोसिस होता है, और इस एंडोऑस्मोसिस से ये सेल का साइज बड़ा होता जाता है, और बड़ा होगा और फट सकता है। तो हमने लिखा था कि एनिमल सेल जो होगी वो तो फट जाएगी, लेकिन प्लांट सेल नहीं फटती। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल जो इसके चारों ओर होती है, अगर ये फैलते हुए प्लांट सेल अगर फैलते हुए सेल वॉल पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगी तो उतना ही फोर्स सेल वॉल इधर लगा देगी, और इस फोर्स से ये फटती नहीं है। इसका मतलब हो गया सेल वॉल प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, या यूं कहो फिजिकल स्ट्रेंथ। हाँ बिल्कुल, नहीं होती तो थोड़ी सी लचीली है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रिजिड होती है, बट स्ट्रांग होती है ना, हार्ड होती है। तो जरूरी नहीं है कि कोई हार्ड चीज हो तो वो लचीली नहीं हो सकती, है ना, तो वो लचीली भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम लिख सकते हैं प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द, जब एनिमल का पूछेंगे तो बाहर वाली हटा देंगे, और तो क्या है। ये वाली हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी जो हमने पहले ही पढ़ ली थी, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये कुछ हद तक बाहर से अंदर की तरफ कौन सा मटेरियल जाएगा उसको भी कुछ हद तक कंट्रोल करता है। होती हल्की सी लचीली है, फिर भी वो स्ट्रांग होती है। आगे आइए, अंदर जो लिक्विड भरा होता है, इस लिक्विड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो अगला टॉपिक हमारा होगा साइटोप्लाज्म, लिख लीजिए। अब देखिए, अगर आप किसी सेल को स्टेन करते हैं, कौन से पिगमेंट से, क्या नाम से, कौन सी डाई से स्टेन करेंगे इसको? सेफ्रेनिन। प्लांट के लिए किसका यूज करते हैं? सेफ्रेनिन। और एनिमल के लिए मिथाइलिन ब्लू। वैसे प्लांट को हम आयोडीन सॉल्यूशन से भी इसको कर सकते हैं, बट अगर जैसे हम इसको स्टेन करेंगे तो ये वाला पार्ट जो होता है ये कम स्टेन होता है, मतलब बाकी के पार्ट थोड़ा सा डार्क दिखेंगे आपको। अगर आप उसमें माइक्रोस्कोप से देखोगे तो जो हल्का हल्का पार्ट दिखता है वो ये होता है साइटोप्लाज्म। इट टेक्स लिटिल
स्टेन। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा कि लिटिल स्टेन जो होता है वो कौन सा होता है, तो हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म होता है। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, पूरे के पूरे जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं सबको कनेक्ट करता है। तो सेल ऑर्गेनेल से कोई चीज बाहर निकली वो साइटोप्लाज्म में जाती है, और साइटोप्लाज्म में कोई चीज अंदर चली जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। और इसमें आप लिख सकते हैं, इसमें क्या मिलेगा आपको, सेल ऑर्गेनेल कह सकते हैं, मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में कई सारी केमिकल एक्टिविटीज होती है, तो हम कह सकते हैं इट इज अ साइट फॉर मैनी केमिकल रिएक्शन लाइक ग्लाइकोलिसिस। आपने पढ़ा नहीं है बट होता है, और वैसे ये एनसीईआरटी में है भी नहीं, बट एकदम से याद आ गया तो मैंने बता दिया आपको। अब इन सबका ब्रेन किसके पास होता है, वो होता है हमारे पास न्यूक्लियस। तो इसको बनाइए, अगला टॉपिक होगा हमारा न्यूक्लियस। ये आपके पास डबल लेयर होता है, पोरस होता है, यहां पे छोटे छोटे छेद होते हैं, क्रोमेटिन नेट या क्रोमेटिन मटेरियल। अब देखिए, बेसिकली हमारी बॉडी में सेल डिवाइड होती रहती है, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ सेल। उसमें माइटोसिस मियोसिस दोनों होता है। जब तक ये सेल डिवाइड होना स्टार्ट नहीं हुई है तो ये आपके पास इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। कि जेनेटिक मटेरियल का क्या मतलब है, आपके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो आपके पेरेंट्स से आए हैं, और जो पेरेंट के पास कैरेक्टर्स हैं वो आए हैं उनके ग्रैंड पेरेंट्स से। तो ये जेनेटिक्स चलती रहती है। तो ये कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ जो जाते हैं उनको ले जाने वाले मटेरियल को हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर ये चीज है। तो पहले मैं अंदर वाली चीज पढ़ा रहा हूं, सब कुछ न्यूक्लियस में ही है। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल जिसको हम डीएनए कहते हैं, और ये कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। व्हेन सेल डिवाइड्स these thread like structures forms chromosomes। अब ये क्रोमोसोम्स में बदल जाते हैं। क्रोमोसोम्स कैसा होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, इस तरह की, इस तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, और इस क्रोमोसोम के अंदर ये डीएनए होता है। डीएनए बेसिकली प्रोटीन का बना होता है, और हार्मोन भी हो सकते हैं वैसे तो। डीएनए, अच्छा डीएनए किसका बना होता है, शुगर का बना होता है, प्रोटीन का होता है। ठीक है, तो कह सकते हो इसमें कई सारी चीजें होती हैं। और आप कह सकते हो यहां पर इस डीएनए पर छोटा छोटा आपको सेगमेंट मिलता है इस तरह से, और इन सेगमेंट्स को हम बोलते हैं जीन। जीन क्या है,
डेंस सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो जीन का तो नाम सुना होगा आपने कि जीन ही वो चीज है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स को ले जाता है। तो बेसिकली ये क्रोमोसोम्स होते हैं जो आपको पेरेंट्स से यानी कि पैटर्नल जनरेशन से आप लोगों में ट्रांसफर होते हैं। शुरू में तो ये थ्रेड लाइट ऐसा कैसा होता है, बट सेल डिवाइड होने वाली होती है तो ये चेंज होकर के क्लियर क्रोमोसोम बनाता है। या डेंस की जगह एक और वर्ड यूज हो जाता है फंक्शन, है बेटा। तो क्रोमोसोम में बेसिकली डीएनए और प्रोटीन ये दो चीजें मिलती हैं, और डीएनए पे ही छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं, डेंस पार्ट होता है जो काम करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीन। तो ये था हमारे पास क्रोमेटिन नेट की डिटेल। तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस क्या करता है, कंट्रोल्स केमिकल एक्टिविटी ऑफ सेल and even decides the way cell will develop। आपको पता है हर एक सेल अलग अलग होती है, हमें पता है उसका शेप और साइज भी अलग होता है, तो वो शेप और साइज क्या होगा वो डिसाइड करता है न्यूक्लियस। इसके अलावा क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स में क्या होता है, डीएनए, और डीएनए ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। तो हम लिख सकते हैं इट कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ डीएनए। इसमें एक और चीज पढ़ेंगे हम, न्यूक्लियोइड क्या होता है समझिए। जो पुराने ऑर्गेनिज्म हैं, जो बहुत पहले बने थे, जो इवोल्यूशन में सबसे पहले आते हैं, जैसे हम लोग किससे बने, मंकी से, मंकी से पहले भी कई लोग बने होंगे, उससे पहले भी कई लोग बने होंगे, तो उनको हम बोलते हैं प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ से भी पहले जो आते हैं वो होते हैं मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में ये होता है कि इनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो हम कह सकते हैं इन बैक्टीरिया इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। अब क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो अब आपको कैसे पता लगेगा न्यूक्लियस है कहां। तो इनकी जो सेल होती है, सपोज करो ये अगर बैक्टीरिया है, तो इस तरह से इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस तरह से रहता है। तो आपके पास कोई क्लियर कट आइडिया नहीं है कि न्यूक्लियस कहां से शुरू हो रहा है कहां से खत्म हो रहा है। यहां तो मुझे पता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो ये रहा मेरे पास न्यूक्लियस, इनमें पता नहीं होता। इस पुराने टाइप के न्यूक्लियस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, और इसके अंदर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड मिलता है। न्यूक्लिक एसिड का मतलब डीएनए इज एब्सेंट, हैंस and only nucleic acid is present। This type of nucleus called as nucleoid। प्रोकैरियोट, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, प्रो का मतलब होता है लेस डेवलप्ड। तो ये लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस जो है, जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, जिन ऑर्गेनिजम्स में ये वाला न्यूक्लियोइड मिलता है उनको हम बोलते हैं
प्रोकैरियोट। तो नोट करके साइड में किसी पेज पर लिख लेना, प्रोकैरियोट का मतलब क्या होता है? लेस डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैविंग लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया। और हम लोग जो हैं, हम लोग आते हैं यूकैरियोट में। यू का मतलब बायोलॉजी में होता है एडवांस या वेल डेवलप्ड। कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। अलग से लिख लेना कहीं पर। चलिए साहब, तो ये तो हो गया हमारे पास न्यूक्लियस। हमने अभी तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर सेल वॉल, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पढ़ लिया है। अब इसके आगे की बात करते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक तो बोल दो। देखो बेटा, रटने वाला है, फिजिक्स में समझ लेना, इसमें मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। इसमें जो जो ढूंढा है वो मैंने पढ़ लिया है, वो मैंने लिखा दिया है। आप भी उसको पढ़ करके याद कर लो कि ऐसा ऐसा होता है। और इसमें हम लोग आते हैं, मतलब फॉर अगर आप यूकैरियोट के एग्जांपल दोगे तो वो सब आता है। मतलब हाँ, मैं गाय भैंस घोड़ा बताऊं, ऊंट बकरी बैल जानवर सारे आ जाते हैं। ठीक है। वर्टिब्रेट, अभी वो है ना, आपने भी क्लासिफिकेशन पढ़ा नहीं है तो फिर मैं कैसे लिखाऊं? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, कैलमिन्थेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, वो सब इसी में आएंगे। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास न्यूक्लियस। अब इसके अलावा हमारे पास और भी कई सारे ऑर्गेनेल हैं। जैसे एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। इस तरह की, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, राउंड भी हो सकती हैं, शीट जैसी भी हो सकती हैं। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख लीजिए, इसमें पहला पॉइंट कह सकते हैं, इट इज अ लार्ज सिस्टम ऑफ ट्यूब्स, शीट्स, ट्यूब शेप में भी हो जाती हैं, शीट की शेप में भी होती हैं, और एक और बोलते हैं ऑब्लांगेटा को, मतलब ये वेसिकल की फॉर्म में भी हो सकती हैं। ठीक है। और दे आर सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन की तरह होती हैं। मतलब किसकी किसकी बनेगी? सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की, यानी कि ये भी किसकी बनी होगी? लिपिड प्लस प्रोटीन की। ये आपके पास दो टाइप के होते हैं। एक को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ हाँ, देखो ना, बनाइए ना, साइटोप्लाज्म के अंदर ही है। रफ वाले को रफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके ऊपर कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं। राइबोसोम कहते हैं, जिसकी वजह से ये रफ होती है। और जिसमें राइबोसोम्स नहीं होते वो होती है स्मूथ। और राइबोसोम को क्या काम होता है? राइबोसोम का पता है आपको? प्रोटीन सिंथेसिस।
इसीलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यहां पर प्रोटीन बनता है, ऐसे कह सकते हो आप। फैक्ट्री है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम को कह सकते हैं साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और ये क्या करते हैं? ये एक्चुअली यहां पर बनता है। जैसे कि किसी फैक्ट्री में डीएनए बन रहा है, तो आप क्या बोलोगे? फैक्ट्री है, वो घर है जहां पर डीएनए बनता है। बनाता तो आरएनए, बनाता आरएनए, बट बनता यहां पर है, इस जगह पर बनता है प्रोटीन। आइए, और ये बनाता है हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स। फैट और लिपिड बनाता है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। आइए, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको याद करनी है। इसका है बायोजेनेसिस। इस टर्म का नाम है बायोजेनेसिस। बायो का मतलब लिविंग, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। एक लिविंग चीज से दूसरी लिविंग चीज को बनाना बायोजेनेसिस कहलाता है। मतलब ये जो प्रोटीन बनता है ना, आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन होता है, तो यही वाला प्रोटीन यहां से जाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाता है। तो एक लिविंग सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया, एक लिविंग थिंग ने दूसरी लिविंग थिंग को बनाया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोजेनेसिस। लिखिए इसको, सम ऑफ प्रोटीन एंड फैट। हाँ, क्या? इसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 2 पॉइंट, फिर तीसरे पॉइंट में मैंने इनको डिफरेंशिएट करा, चौथा पॉइंट ये है बायोजेनेसिस। सम ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स formed by endoplasmic reticulum. Sum of proteins and fats formed by endoplasmic reticulum helps in building of cell membrane. This process is called as biogenesis. चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट ये था, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा पॉइंट। अब देखिए, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। अगर किसी चीज को साइटोप्लाज्म से अंदर जाना है तो भी वो मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगी। अगर किसी प्रोटीन को इस ऑर्गेनेल से यहां जाना है तो भी इसके थ्रू जाएगी। तो बेसिकली एक रास्ता है, एक चैनल है, जो प्रोटीन और फैट ये बनाता है, राइबोसोम और स्मूथ आरएनए, ये इस रास्ते से होकर के सेल में एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, यानी कि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करती है। तो पांचवा पॉइंट लिखिए, ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व एज चैनल्स। अरे यार, endoplasmic reticulum provide a channel for transportation of protein.
and some other substance. और सुनिए, देखो बेटा, हमारे अंदर जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती है, इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस चलती हैं, उस केमिकल रिएक्शंस में कई बार पॉइजन भी बनता है, जैसे प्रूसिक एसिड, नाइट्रोप्रूसिक एसिड, ये एसिड भी बनते हैं। अगर ये एसिड बॉडी के अंदर ऐसे ही पड़े रह गए तो हम मर सकते हैं, वो पॉइजनस होते हैं। तो उस पॉइजन को हटाना पड़ता है, उसको डिटॉक्सिफाई करना पड़ता है। तो ये जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है, ये भी लीवर सेल में होता है। मेनली किसमें होता है? लीवर सेल में। क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन। कि डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या है? कि हमारी बॉडी में जो केमिकल एक्टिविटीज हैं, उसमें कई सारे पॉइजन्स बनते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करा जाता है। वो काम भी यहां पर हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही होता है। लिखिए इस बात को। इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाइंग, it helps in detoxifying many poisons and drugs. दवाइयां इतनी सारी खाई जाती हैं। It helps in detoxifying many poisons and drugs in the liver cell, in the liver cell of वर्टिब्रेट्स। हम लोगों को वर्टिब्रेट्स कहते हैं, और जो छोटे छोटे एनिमल है उनको हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। बात करेंगे हम, आगे पढ़ेंगे जब ये चीजें। तो ये आपके पास 6 पॉइंट हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है। ट्यूब या शीट की तरह होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होती है, मतलब लिपिड और प्रोटीन की बनी होती हैं। दो तरह की होती है, एक रफ, एक स्मूथ। रफ का मतलब राइबोसोम, और स्मूथ का मतलब इसमें राइबोसोम नहीं है। और जिसमें राइबोसोम है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है, यानी कि वहां पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। जो स्मूथ है वो फैट और लिपिड का काम करता है। और फैट मतलब लिपिड्स और प्रोटीन, जब ये दोनों बन जाते हैं तो ये पहुंचा दिए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोजेनेसिस। इसके बाद हमने पढ़ाया कि ये एक तरह का एक चैनल प्रोवाइड करते हैं, एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं सब्सटेंस, यानी कि प्रोटीन हो, फैट हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए। और फिर हमने एक सेल बताया कि वर्टिब्रेट्स, यानी कि हम लोगों में, गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, ऊंट, बकरी, बैल, जानवर, इन सब में जो लीवर सेल्स होती हैं, वो लीवर सेल्स बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। जो दवाइयां खा लेते हैं या पॉइजन जो बनता है उनके लिए, तो वो भी काम में हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही हेल्प करती है। तो ये था हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला जो हमारे पास है वो है गोल्जी एपरेटस। कहीं पे दोबारा से जगह ढूंढ लो और गोल्जी एपरेटस लिख लो। इस तरह की स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी। एल साइलेंट हो गया। किसने डिस्कवर करा था इसमें? कैमिलो गोल्जी, और इसीलिए इसका नाम गोल्जी बॉडी रखा गया। अब ये जो गोल्जी बॉडी होती है वो न्यूक्लियस के पास ऑलमोस्ट एक दूसरे से पैरेलल अरेंज होती है। इस एक चीज को हम बोलते हैं सिस्टर्न। तो 1 2 3 तीन सिस्टर्न है, और इस पूरे को मिलाकर के क्या बोलेंगे? गोल्जी एपरेटस। तो लिख लीजिए, दे आर अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल to each other, approximately parallel to each other, एक स्टैक की फॉर्म, एक झुंड की तरह, इन स्टैक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक है, इन स्टैक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखी रहती है, इन स्टैक्स, कॉल्ड एज सिस्टर्न।
और इन्हीं सिस्टम्स को मिलाकर के हम क्या कह देते हैं, गोल्जी बॉडी। अब देखो गोल्जी एपेटस क्या काम करता है। इन गोल्जी बॉडी का कनेक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। हमने ये पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरह का चैनल प्रोवाइड करती है, जो चीजें वो बनाती हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने के लिए। ये काम ये गोल्जी एपेरेटस की मदद से करती है। यानी कि ये कोई चीज को भेजना है तो बनाएंगी और बना करके गोल्जी बॉडी को देंगी और गोल्जी बॉडी इसको आगे भेज देगा। तो इस चीज को लिखिए, सिस्टम्स हैव कनेक्शन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब कि अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कोई चीज बनाई है, ये चीज बना दी, इस चीज को गोल्जी बॉडी पैक करेगा और आगे की तरफ भेज देगा। ठीक है, सिस्टम्स हैव कनेक्शन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कॉमा द मटीरियल सिंथेसाइज्ड इज पैकेज्ड, पैकिंग कर देते हैं, द मटीरियल्स synthesized near endoplasmic reticulum is packaged, पैकिंग कर दी जाती है, and dispatched to various targets inside and outside the cell। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, गोल्जी बॉडी helps इंफॉर्मेशन ऑफ, अभी आगे पढ़ेंगे हम लाइसोसोम, तो लाइसोसोम को बनाने में भी गोल्जी बॉडी हेल्प करता है। गोल्जी बॉडी हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। और लास्ट देखो, हमें यह पता है कि हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है, ठीक है, डाइजेशन में हमारे पास पूरी की पूरी ये कैनाल जो है वो हेल्प करती है। हमारे पास दांत काम करते हैं, ओइसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन सब काम करते हैं। लेकिन गोल्जी बॉडी भी कुछ केसेस में कॉम्प्लेक्स शुगर को तोड़ करके सिंपल शुगर में चेंज करता है। किस इसका क्या मतलब है, कॉम्प्लेक्स शुगर का मतलब है कि आपने खाया है कार्बोहाइड्रेट, रोटियां खाई हैं, स्टार्च खाया है, बट वो पचता नहीं है, उसको पहले तोड़ा जाता है, तोड़ करके उसको ग्लूकोज में चेंज करा जाता है। तो ग्लूकोज जो फॉर्म होती है वो सिंपल शुगर होती है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स जो आप खा रहे हो उसको तोड़ करके सिंपल शुगर को चेंज करने में भी गोल्जी बॉडी काम करता है। इसीलिए जब कोई बीमार पड़ जाता है तो तुम खाना नहीं खिलाते, उसको ग्लूकोज की बोतल चला देते हैं ताकि डाइजेशन में कोई एनर्जी खर्च ना हो, और जो एनर्जी बचेगी उससे वो बॉडी रिकवर करेगी। तो लिख लीजिए, इन सम केसेस Golgi body changes complex sugar into simple sugar, complex sugar into simple sugar। तो ये हमारे पास गोल्जी बॉडी बेसिकली हमारे पास न्यूक्लियस के पास आपस में पैरेलल में होकर के इस तरह से एक झुंड में रखी जाती है, इनको हम सिस्टम्स कहते हैं। गोल्जी बॉडी जो चीज बनाता है वो सिस्टम्स में जाती है, सिस्टम्स को पैक करता है, पैक करके डिस्पैच कर देता है और वो बॉडी के बाहर भी निकाल देता है, ये काम करता है। इसके अलावा दो और बातें हैं, ये लाइसोसोम को बनाने में भी हेल्प करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर को तोड़ करके सिंपल शुगर में भी चेंज कर देता है। डिस्कवरी करी थी कैमिलो गोल्जी ने। और कोई दिक्कत इसमें तो बोलिए।